सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। G20 समिट 2023 जो नई दिल्ली में हो रहा था, समस्त भारतवासियों की दुआओं से, सबके प्रार्थना से और मैनेजिंग टीम जो थी उसके अथक प्रयास से बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ। जितने भी मेहमान आए थे सकुशल आए, ससम्मान यहाँ से चले गए। अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है। अब इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ अगर आएँ और बिना किसी विवाद के, बिना किसी दिक्कत के हमारी धरती से चले जाएं ससम्मान, तो अपने आप में यही एक बहुत बड़ी बात है। इसे में किसी पार्टी या फिर किसी सरकार की जीत नहीं होती, हमारे पूरे देश की एक तरह से जीत है। अब 2024 में जो मेज़बान होगा वो ब्राज़ील होगा और इत्तेफाक देखिए कि आज की जो कहानी है वो भी इसी ब्राज़ील की है। एक समय ऐसा आया था ब्राज़ील के इतिहास में कि जब एक खबर लोगों के सामने पहुंची थी तो ब्राज़ील के जितने भी लोग थे सारे लोग एक तरह से दहल उठे थे। खबर 2009 में चली थी और खबर इसी ब्राज़ील में एक शहर है सौ पाउलो, इसी सौ पाउलो शहर में चली थी। खबर एक 17 साल की लड़की की थी जिसने सबके सामने कबूल किया था कि मैंने 17 साल की इस मामूली सी उम्र में 30 कत्ल किए हैं। 30 कत्ल किए हैं। इसके बावजूद भी पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की, सारी बातें बिल्कुल सही पाई गई। साथ ही ये कहानी इसलिए भी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई क्योंकि अगर कोई सीरियल किलर होता है, कोई लोगों को मारता है, तो उसका एकमात्र सोच, एकमात्र उसका दिमाग होता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो 17 साल की सीरियल किलर थी, इसकी सोच सबसे अलग थी। इसको पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी, इसीलिए इसने बाकायदा प्लान किया था कि मुझे कत्ल कितने करने हैं। साथ ही ये भी प्लान था कि मुझे पकड़ा कैसे जाना है, मुझे पुलिस वालों के सामने बोलना कैसे है और 30-30 कत्ल करने के बावजूद मुझे अपने आप को कैसे बाहर निकालना है बिना किसी सज़ा के। तो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाली एक 17 साल की बेहद खूबसूरत सीरियल किलर की कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से। ब्राज़ील का एक शहर जो मैंने बताया सौ पाउलो, अगर इसकी आबादी की बात करें तो इस टाइम लगभग 2 करोड़ 26 लाख आज के टाइम में इसकी आबादी है। तो साल 2007 की ये बात है तो 26 लाख आप हटा दीजिए, तब भी 2 करोड़ लगभग इस पूरे शहर की आबादी थी। यानी एक शहर जिसमें टोटल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते थे। तो अच्छी खासी आबादी वाला ये शहर था। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी नहीं। अब 2 करोड़ की आबादी में पुलिसिंग कैसी होगी, आप अपने हिंदुस्तान से या फिर उत्तर प्रदेश या फिर किसी बड़े राज्य से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ की पुलिसिंग वैसे भी काफ़ी बदनाम है। कहा जाता है कि बड़े रिश्वतखोर है, यानी बड़ी ईमानदारी से वहाँ के पुलिस वाले काम नहीं करते। तो लिहाजा सारी चीज़ें बिल्कुल एज़ यूजुअल जैसी चल रही थी वैसे साल 2007 में चल रही थी। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब हो रही थी साल 2007 में। अचानक से कुछ परिवार वाले आते हैं। आने के बाद अपने अपने थानों में, अपने अपने पुलिस स्टेशनों में किसी न किसी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। एक चीज़ कॉमन थी सारी कंप्लेन में, ये जो मरने वाले या फिर गायब होने वाले लोग थे, इन सारे लोगों की जो उम्र थी वो बमुश्किल 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। यानी गायब होने वाले जितने लोग थे 15 साल से लेके 35 साल के बीच थे। साल 2007 से ही ऐसी मिसिंग कंप्लेंट अलग अलग थानों में दर्ज होने लगी। अच्छा, पुलिस वाले अब अलग अलग थानों में अलग अलग कंप्लेन को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। उन्हें कभी आइडिया ही नहीं लगा कि ये सारे मामले एक हो सकते हैं या फिर ये सारे लोग जो गायब हुए हैं इन सब के बीच में कोई कॉमन लिंक भी हो सकता है। अलग अलग तरीके से सारे पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, अलग अलग तरीके से सारे लोगों को खोजा जाने लगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कहीं से भी किसी भी शख्स को खोज के निकाला ना जा सका। कुछ टाइम तक कंप्लेंट्स दर्ज हुई, उसके बाद फिर अचानक से अलग अलग जगहों पे लाशें मिलनी शुरू हो गई। यानी किसी जगह पे किसी और की लाश, फिर किसी जगह पे किसी और की लाश। जैसे मान लीजिए कि 12वीं कंप्लेंट दर्ज हुई है कि 12वां शख्स गायब हुआ है। इसी दौरान पता चलता है कि फला जगह पे एक डेड बॉडी मिली है। अब जब डेड बॉडी मिली तो मिलने के बाद फिर पुलिस वालों ने उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की, ये कौन है। तो पता चला ये तो वही है जो 4 महीने पहले गायब हुआ था और फला थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों ने सारे मामलों को अलग अलग रूप से देखा।
अलग अलग तरीके से सारे मामलों को इन्वेस्टिगेट करते रहे। अलग अलग लाशें मिलती रही तो अलग अलग लाशों को भी अलग अलग पैमानों पे ही डाला गया, और कहीं से भी चूंकि इन लाशों के बीच कोई कॉमन लिंक भी नहीं था, जितनी भी डेड बॉडीज़ मिली कोई ऐसा था नहीं जो एक दूसरे को जानता था। अलग अलग लोकेशंस पे मिली, अलग अलग थाना क्षेत्रों में मिली, अलग अलग टाइम पे मिली, तो यहाँ से भी कोई लिंक नहीं मिला। बहरहाल वक्त गुजरता रहा, लोग गायब होते रहे, डेड बॉडीज़ मिलती रही, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे। लेकिन 2 सालों तक जांच पड़ताल करने के बाद, 2 सालों तक छानबीन करने के बाद कहीं से भी कोई ऐसा सुराग, कहीं से भी ऐसा कोई क्लू, कोई छोटा मोटा लिंक, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे गायब होने वालों का पता चले या फिर जितनी डेड बॉडीज़ मिली हैं इनका कुछ पता चले। साल 2007 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। देखते ही देखते साल 2009 आ गया। साल 2009 भी आधा बीत चुका। अगस्त का महीना था। पुलिस वाले ऐसे ही नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहे थे, अलग अलग इलाकों में जा रहे थे, देख रहे थे कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। इसी दौरान पुलिस वाले देखते हैं कि 16 से 17 साल की लड़की, पतली दुबली सी, 5 से 6 लड़के हैं, उनसे लड़ रही है, उनसे झगड़ रही है, किसी को थप्पड़ मार रही है, किसी को नोच रही है। अब पुलिस वाले ये चीज़ देखते हैं तो पहले तो बड़ा ताजुब करते हैं कि एक 16-17 साल की लड़की अपने से बड़े बड़े उम्र के लड़कों के साथ, वो भी लड़के 5-6 हैं, और सबसे लड़ रही है, ना डर रही है, ना कुछ कह रही है, चिल्ला रही है, सबके ऊपर हमला कर रही है। तो पहले तो देखने में बड़ा ताजुब लगा कि एक 16-17 साल की लड़की इस तरह की डेयरिंग कैसे। बहरहाल पुलिस वाले फ़ौरन मौके पे पहुंचते हैं। अब क्या हुआ था उन्हें पता नहीं था, तो उस लड़की को भी गिरफ्तार किया गया, बाकी जितने लड़के थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस वालों को लगा कि शायद इन लड़कों ने इस लड़की के साथ कुछ बदतमीजी वगैरह की होगी, तभी ये लड़की इन लड़कों से लड़ रही। इसी सोच के साथ पुलिस वाले उस लड़की को और बाकी लोगों को थाने लाते हैं, और लाने के बाद फिर पूछते हैं उन लड़कों से कि तुमने क्या ऐसा बोला कि ये लड़की इस तरह से हमला कर रही। इधर ये जो लड़की है बेहद गुमसुम बैठी है, यानी थाने में पुलिस वालों के सामने वो लड़के तो अपना कुछ बता रहे हैं, कुछ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसी ने झगड़ा शुरू किया। लेकिन इसके विपरीत वो जो लड़की थी एकदम शांत बैठी थी। पुलिस वालों को लगा कि शायद ये लड़की एकदम डर गई है। अच्छा, लड़की देखने में भी बेहद मासूम। तो पुलिस वाले अब उन लड़कों से जब पूछ के थक जाते हैं तो उन्हें लगा कि अब इस लड़की से भी पूछताछ करनी चाहिए कि क्या हुआ। इसके बाद इस लड़की से पूछते हैं कि तुम इन लड़कों से क्यों लड़ाई कर रही थी। तब इससे पहले कि लड़की कुछ और बोलती, इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, कुछ कहानी बताती, लड़की कुछ और ही बोलने लगती है और कहती है कि मैंने 30 कत्ल किए हैं। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगा कि ये क्या, लड़की से पूछ रहा है पुलिस वाला कि झगड़ा क्यों किया, तुम्हें लड़कों से मारपीट क्यों कर रही हो, और लड़की कह रही है कि मैंने 30 कत्ल किए हैं। तो इसका मतलब ये लड़की पागल है, और शायद पागलपन की वजह से ही इन लड़कों के ऊपर हमला कर रही थी। पुलिस वालों को भी लगा कि अजीब मामला था, पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया। चलते हैं, इसके माँ बाप को खोजते हैं, लड़की को उनके हवाले करते हैं, अपना पिंड छुड़ाते हैं। अब लड़की को सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद अपने कामों में जुट जाते हैं। लेकिन लड़की फिर कहती है कि आप लोग मेरी बात सुनिए, मैंने 30 कत्ल किए। अब जब दोबारा उस लड़की ने बोला तो फिर पुलिस वालों को लगा कि चलो सुन लेते हैं कि बोल क्या रही है। इसीलिए एक पुलिस वाला उस लड़की के पास बैठता है और कहता है कि अच्छा बताओ, तुमने 30 कत्ल कहाँ किए हैं? अगर किसी को मारा है तो उनकी कोई लाश होगी, कोई डेड बॉडी होगी, कोई क्राइम सीन होगा, किस हथियार से मारा है, क्यों मारा है। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पूछते हैं। तो फिर लड़की 2-3 कहानियाँ बताती है कि मैंने एक आदमी को यहाँ मारा है, इसकी लाश यहाँ फेंकी थी, एक आदमी को यहाँ मारा, इसकी लाश यहाँ फेंकी थी। ऐसे ही वो लड़की बताती रहती है, लड़की बोलती है, पुलिस वाले सुनते रहते हैं। और इसी दौरान पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला ऐसा था जो कुछ ऐसी चीज़ सुनता है जिसे सुनने के बाद एक तरह से उसके चेहरे की अब हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस जगह का जिक्र ये लड़की कर रही थी वहाँ पे सेम वैसी ही एक लाश मिली थी। अब जैसे ही वो लाश वहाँ पे मिली थी, इस बात की जानकारी उस पुलिस वाले को होती है। फ़ौरन पुलिस वालों को लग जाता है कि ज़रूर ये लड़की अब सही बोल रही है। इसके बाद इस लड़की को इत्मीनान से बैठाया जाता है। उसके बाद इससे फिर इसकी पूरी कहानी पूछी जाती है। उसके बाद ये लड़की अपनी पूरी कहानी सुनाती है, और यहीं से ये कहानी 2 साल पहले चली जाती है।
दरअसल लड़की नाबालिग है तो इसका नाम, इसका एड्रेस तो बहुत डिटेल में नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये लड़की इसी सौ पौलो शहर की रहने वाली थी। 15 साल की उम्र में ही इसके जो माता पिता थे, दोनों काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। घर में अच्छा खासा पैसा था, घर शहर के बाहर एक आलीशान जगह पे बना हुआ था, मामला सुनसान था। तो जब घर पे ना इसके माँ थी ना इसके पिता थे, तो इसी वजह से फिर इसको ड्रिंक करने की आदत लग जाती है। अब आए दिन ये अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बार में, अलग अलग पब्स में जाती है और जाने के बाद वहाँ पे ड्रिंक करती है अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और ऐसे ही साल 2007 में ये अपने एक फ्रेंड के साथ एक पब में जाती है, वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। इसी दौरान वहाँ पे कुछ और लड़के होते हैं। उन्हीं लड़कों में से कोई एक लड़का है, इसके ऊपर कुछ कमेंट करता है। अब वो कमेंट करता है तो इसके साथ का जो इसका साथी था वो गुस्सा हो जाता है, वो उस लड़के से लड़ने झगड़ने लगता है। अब वो संख्या में ज़्यादा थे, वो लोग ज़्यादा लोग थे, तो फिर इस लड़के को मारते पीटते हैं। साथ ही जो लड़का कमेंट कर रहा था वो अपनी ड्रिंक इस लड़की के चेहरे पे फेंक देता है। अब सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोगों के सामने, लगभग सैकड़ों की भीड़ थी उस बार में। तो सबके सामने जब इस लड़की के ऊपर उस लड़के ने अपना ड्रिंक फेंका तो कहीं ना कहीं इस लड़की को बड़ी बेइज्जती लगी। अब बेइज्जती लगी तो ये आग बबूला होकर वहाँ से चली तो आई, लेकिन वहीं से इसके दिमाग में आ गया कि मैं चाहे जैसे करके इस लड़के से अपना बदला जरूर लूँगी। इसने मेरे ऊपर ड्रिंक फेंका है, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। तो फिर क्या करूँगी? तो फिर इसके दिमाग में आया कि मैं कुछ और नहीं, अब इस लड़के का कत्ल करूँगी। तो फिर कत्ल कैसे करूँगी? तो फिर यहीं से इसने प्लान करना शुरू किया। और सबसे पहले ये जाती है मार्केट और एक खंजर लेके आती है। खंजर लाती है, लाने के बाद अपने घर पे रखती है। उसके बाद फिर से उसी बार में जाने लगती है। संजोग से वो लड़का भी यहाँ पे आने लगता है। अब बार में जाती है और देखने में ये बेहद खूबसूरत, बेहद मासूम उस लड़के के पास जाती है, उससे बातचीत करती है। अब लड़का भी इससे बात करता है और कहीं ना कहीं अब उसे रिग्रेट भी फील हो रहा है कि बेचारी के ऊपर मैंने ड्रिंक फेंका था, ये तो दिल की कितनी अच्छी है। अब उसे नहीं पता था कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा। अब लगातार ये उस लड़के से बातचीत करती है, आए दिन अब उसी के साथ ये जाती है, ड्रिंक करती। कहीं ना कहीं अब वो लड़का भी इस लड़की के पीछे पागल हो गया। धीरे धीरे करके महीनों तक ये लड़की उस लड़के को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है, उससे दोस्ती करती है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाती है। और ऐसे ही एक दिन इससे कहती है कि मेरे घर पे कोई नहीं है, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे मुझे? अब एक लड़की जब ऐसा ऑफ़र दे तो फ़ौरन वो लड़का मानता है। मानने के बाद फिर डेट, तारीख, समय, सारी चीज़ें मुकर्रर होती हैं। मुकर्रर होने के बाद वो लड़का पहले तो खूब ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद बोतलें लेके इस लड़की के घर पे आ जाता है। संयोग से घर का भी इसको एडवांटेज मिला कि घर के आसपास कोई रहता नहीं था, सुनसान इलाके में इसका घर था। मम्मी पापा भी दूसरी जगह रहते थे, लिहाजा जब वो घर पे आता है तो पहले भी ड्रिंक किया होता है। ये उसको और ड्रिंक करवाती है अपने हाथों से। उसके बाद जो खंजर खरीद के लाई थी, उसी खंजर से इस लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक करती है। अटैक करने के बाद फिर उसका कत्ल करती है। कत्ल करने के बाद डेड बॉडी को ले जाके दूसरी जगह पे फेंक देती है। अब लाश को दूसरी जगह पे फेंकती है, लेकिन इससे पहले भी इसने काफ़ी रिसर्च की थी, जैसे कि फिंगरप्रिंट कैसे मिटाया जाए, कैसे कत्ल करें कि सबूत ना मिले, कैसे कत्ल करें कि मेरा नाम ना आए। यानी 15 साल की लड़की इतना सब सोच के तब कत्ल करती है। सारा प्लान इसका सफल भी होता है। पुलिस वालों को ना कोई सबूत मिला, ना कोई गवाह मिला, ना ही कहीं से इसका नाम आया। और इसने अपने एक दुश्मन को, जिसने इसका अपमान किया था, उसको बड़ी सफाई के साथ ठिकाने लगा दिया। इसके बाद जब इसने पहला कत्ल किया, उसके बाद लाश को ठिकाने लगा दिया, उसके बाद इसका कहीं नाम नहीं आया। तो यहाँ से इसके साथ दो चीज़ें हुई। पहला कि इसको एक अजीब सी संतुष्टि मिली कि मैंने अपने एक दुश्मन को ठिकाने लगा दिया, मैंने अपना बदला ले लिया, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। और दूसरा कि मैं चाहे जितना कत्ल करूँगी पकड़ी नहीं जाऊँगी अगर इस तरीके से करूँगी तो। लिहाजा फिर इसके दिमाग में अब कत्ल करने के लिए, खासकर इसके जो दुश्मन थे, जिसका इससे कभी झगड़ा रहा हो, जिसका इससे कभी लफड़ा कुछ हुआ हो, कभी कहा सुनी हुई हो, अब ये तमाम लोगों को उसी निगाह से देखने लगी, इस आदमी को कहाँ ले जाके मारूं कि मेरा नाम ना आए। यानी एक कत्ल करने की वजह से अब इसका एक तरह से हौसला बढ़ चुका था। 1-2 महीने का गैप रहा।
इसके बाद फिर से एक लड़के से इसका विवाद होता है, उसको भी ये सेम तरीके से अपने जाल में फंसाती है, सेम तरीके से उसको अपने पास बुलाती है और सेम तरीके से कत्ल करती है। ये शराब पीने की आदी थी, तो घर से तो लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती थी, तो कई लोग ऐसे थे जिससे इसने उधार भी लिया था। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब वो अपने उधार के पैसे मांगने लगे तो फिर ये उन लोगों को भी टारगेट करती, उनको भी कहती कि आप मेरे घर आइए, पैसा मिल जाएगा। अब वो इस 15-16 साल की मासूम लड़की के पीछे, उन्हें क्या लगता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये उनको भी बुलाती और जो खंजर इसने पहले कत्ल के टाइम खरीदा था, सेम उसी खंजर से उन लोगों का भी कत्ल करती। साल 2007 से लेकर साल 2009 तक इसने टोटल 30 ऐसे कत्ल किए। 30 लोग में कुछ ऐसे थे जिससे इसने कर्ज ले रखा था, कुछ ऐसे थे जिससे कहीं वाद विवाद हो गया था, कुछ ऐसे थे जिन्हें ये नापसंद करती थी। और हर कत्ल के पीछे 2-3 चीज़ें ये सोच के बैठी थी कि मुझे चाहे जितने कत्ल करने हैं, उन सारे कत्लों को मैं 18 साल से पहले करूँगी, क्योंकि इसे पता था कि अगर 18 साल के बाद पकड़ी गई तो मेरा एडल्ट ट्रायल होगा और जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो मुझे मिलेगी, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मेरे साथ होगा। लेकिन अगर 18 साल से पहले पकड़ी जाती हूँ या फिर मेरा पर्दाफाश 18 साल से पहले होगा, तो ऐसे केस में मेरा एज ए माइनर ट्रायल होगा और बामुश्किल साल 1.5 साल में मैं बाइज्जत बरी कर दी जाऊँगी। यानी इसे कत्ल भी करना था, सारे कत्ल 18 साल से पहले भी करने थे और 18 साल से पहले इसको पकड़वाना भी था खुद को। इसी सोच के साथ ये 15 साल की उम्र में इसने पहला कत्ल किया और 17 साल तक ये लगातार 2 सालों तक 30 लोगों का अलग अलग महीनों में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगहों से अपने घर पे बुला बुला के कत्ल करती है। अलग अलग जगहों पे सबकी लाशें ठिकाने लगाती है। अब इसने 30 कत्ल कर दिए, अब इसका कोई दुश्मन भी नहीं बचा, सबको इसने बाकायदा ठिकाने लगा दिया, तो ये पकड़ी कैसे जाए? अच्छा, अगर ये थाने जाके एक बार जुर्म कर ले तो इसे लगा कि हो सकता है कि मामला फंस जाए, तो फिर इसने फिर से एक प्लान बनाया। जब ये 17 साल और 4 महीने इसकी उम्र हुई और इसे लगा कि अब 18 साल में ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो फिर ऐसी सड़क पे निकलती है और निकलने के बाद सड़क पे जितने लोग थे ऐसे ही रैंडमली सबसे झगड़ा करने लगती है। सबसे झगड़ा करती, किसी को मारती, किसी से पीटती, इस उम्मीद में कि कोई सामने से भी अटैक करे तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊँ, फिर पुलिस आए, थाने लेके जाए। संयोग से लगभग लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन 3-4 ऐसे लड़के थे, जब इसने उनको मारा तो फिर वो भी सामने से लड़ने लगते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस लेके थाने जाती है और वहाँ पे इसने ये सारी कहानी सुनाई। अब पुलिस वालों के सामने एक 17 साल 4 महीने की बच्ची बैठी थी, जो देखने में बेहद मासूम, बेहद खूबसूरत थी, और उसने खुद कबूला कि उसने 30 कत्ल किए हैं। उसने सारे सबूत दिए, सारी चीज़ें बताई कि लाश कहाँ कहाँ फेंकी गई थी। पुलिस वालों ने अपने रिकॉर्ड्स खंगाले, 2007 से लेकर 2009 तक ये सारी चीज़ें वहाँ पे एज इट इज़ मिली भी। यानी अब इसमें कोई दो राय नहीं था कि ये सारे कत्ल इसी ने किए थे। इसके बावजूद भी अब पुलिस वाले अजब कसमोकस में थे कि इसने कत्ल किया, ये तो ठीक है, लेकिन क्या जो वजह इसने बताई क्या वही सही है? क्योंकि एक पुलिस वाला था, उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लड़की ने महज इस वजह से 30 लोगों को मारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राज़ील के जितने लैंड माफिया हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस लड़की का यूज़ किया हो और इससे एज ए सुपारी किलर इसको यूज़ किया और इससे कत्ल करवाया हो। बहरहाल इस टॉपिक पे काफ़ी जांच पड़ताल हुई, लेकिन कोई चीज़ निकल के सामने नहीं आई। इसके बाद फिर इससे पूछा गया और इसका जो स्टेटमेंट था कि आपने चाकू से कत्ल क्यों किया, आप चाहती तो गन से भी कर सकती थी और मेथड थे। तो इसने बताया कि मेरे पास उतना साहस नहीं था कि मैं गन यूज़ करूं, लेकिन इतना तो था कि मैं चाकू चला लूं, इसलिए मुझे सबसे आसान और सबसे सटीक अगर कुछ लगा तो वो खंजर ही लगा। इसके बाद फिर मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट में जाने के बाद फिर जैसे हमारे हिंदुस्तान का कानून है वैसे से वहाँ का भी था कि माइनर है तो फिर ज़्यादा कुछ होगा नहीं, चाहे जितना उसने जघन्य अपराध किया हो। कुछ टाइम तक इसको अलग अलग सुधार गृहों में रखा गया। इसकी नाम, इसकी पहचान, ये किसकी बेटी थी, इसकी माँ कौन थी, इसके पिता कौन थे, ये तमाम चीज़ें किसी को पता नहीं लगने दी। इसके पीछे कारण था कि इसने 30 लोगों को मारा था। उन 30 लोगों की फैमिलीज़ थी। किसी का भाई मरा था, किसी का बाप मरा था, किसी का बेटा मरा था, किसी का बॉयफ्रेंड मरा था, तो कोई भी इससे बदला ले सकता था। इसलिए बाकायदा फिर इसे गुपचुप तरीके से रखा गया। कहीं उसके बाद फिर
कब इसको रिहा कर दिया गया, किसी को कोई जानकारी नहीं। रातों रात इसे किसी दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया गया, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ पे एक ठीक ठाक ज़िंदगी गुजारे। ऑन द रिकॉर्ड इसकी कोई फ़ोटो भी मौजूद नहीं, चूँकि वहाँ का कानून माइनर्स के लिए बड़ा सख्त है। इसका कोई नाम भी ऑन द रिकॉर्ड नहीं, इसकी कोई डिटेल नहीं, यानी कोई भी जानकारी इसके बारे में ज़्यादा नहीं। बस एक है जानकारी के नाम पे कि sao paulo एक शहर है, उसकी एक 17 साल 4 महीने की सीरियल किलर थी जिसने 2 सालों में 30 लोगों को मारा था। तो इस समय भी शायद वो, अगर इसकी उम्र अगर जोड़े तो 17-10-2009 से जोड़े तो 10 साल ये 19 और 4 ये 14 साल, तो 17-10-27-31 साल की उम्र, 31-32 साल इस टाइम इसकी उम्र होगी। और हो सकता है अभी कहीं शादीशुदा ज़िंदगी जी रही हो या फिर क्या कर रही हो, कुछ पता नहीं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बंद।